अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हम जो है सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ध्यान से समझना। ए पर्सन अप्लाइज ए कांस्टेंट फोर्स F on a particle of mass m and finds that the particle moves in a circle of radius r with a uniform speed v as seen in the plane of motion from an inertial frame of reference। कहने का मतलब यह है कि भैया आपके इस क्वेश्चन में मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया गया है। ये कांस्टेंट फोर्स जैसे ही लगाया, थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर मोशन में मूव कर जाता है। ये ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, मान लो ये इसका सेंटर हो गया, तो ये इसकी रेडियस हो गई भैया। और यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि ये ऑब्जेक्ट अब यहां आ गई, ये ऑब्जेक्ट जब यहां आ गई तो यहां पर इसका वेट हो गया mg। इस केस में यहां पर इसका ये मान लो ये थीटा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये mg cos थीटा। और इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन हो गया वो ये हो गया, और यहां पर आपका अप्लाइड फोर्स लग ही रहा था। अब यहां पर आप इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस केस के समझने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक एक करके समझते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? भाई सबसे पहले तो आपको समझना है क्या ये केस पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल। और क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। भाई आप फोर्स लगाओ और ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में आ जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका गलत है। ये बोल रहा है दिस इज नॉट पॉसिबल, मैं बोल रहा हूं भैया ये पॉसिबल है, ये बोल रहा है नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी की बात करते हैं। देयर आर अदर फोर्सेज ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल पर अदर फोर्सेज भी है। भाई ये एफ लग रहा है तो आप देखो यहाँ पर mg भी लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अदर फोर्सेज लग रहे हैं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेज इज mv स्क्वायर बाई आर टूवर्ड्स द सेंटर। ये बोल रहा है कि इन सभी फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है, इन सभी फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो mv स्क्वायर बाई आर के होगा, और वो कहां होगा? टूवर्ड्स द सेंटर। तो आपको यहां पर कैसे करना है, जब हम जो है इस इक्वेशन को लगाते हैं, मान लो आपने इस इक्वेशन को लगाया, इस डायरेक्शन में बैलेंस किया, तो आप क्या करोगे? n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। आप सोचोगे कि भैया ये तो जो है सही है, यही तो बोल रहा है द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस mv स्क्वायर बाई आर। पर आपको ये याद रखना है ये इक्वेशन तब लगती है जब f नहीं होता। आपको याद होगा ये इक्वेशन कब लगेगी? जब f नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप सर्कुलर मोशन में किसी स्ट्रिंग को घुमा रहे हो, किसी स्ट्रिंग में किसी पत्थर को स्ट्रिंग से बांधा और उसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो। जब इस पत्थर को घुमाते हैं तो इसका वेट नीचे की तरफ लगता है mg, है ना, और यहां पर क्या लगता है? टेंशन। बेसिकली ये जो टेंशन है, यही टेंशन इसको mv स्क्वायर बाई आर यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। यहां पर हो गया mg, तो इस डायरेक्शन में तो कोई नॉर्मल तो लग ही नहीं रहा, तो इस वाले केस में mv स्क्वायर बाई आर जो है टी के इक्वल हो जाता है। तो क्या हम यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। जब हम यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तब हमें यह पता चलता है जो टेंशन है वो mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है। यहां पर कोई अदर फोर्सेस नहीं है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक f दिया हुआ है। जब ये f दिया हुआ है तो इसको कैसे बैलेंस करोगे भाई? ये तो क्लियर ही नहीं है। दूसरा, अब यहां पर अगर हम फ्रिक्शन भी ले लें, अगर फ्रिक्शन ले लेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से भी क्या हम इसको बैलेंस कर पाएंगे? भैया मैंने फ्रिक्शन तो लिया ही नहीं अभी तक। अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लूंगा तो भी हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो वो mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल तब होता जब हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते और f को नहीं लेते और ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में घूमती रहती, तब मैं जो है f को नेग्लेक्ट, f होता ही नहीं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर देते, तो आपका n और mg cos थीटा इस रिलेशन में आ जाता। क्या ये बात क्लियर है? तो तब तो ये करेक्ट हो जाता। लेकिन यहां पर बोल रहा है f भी लग रहा है। इन सभी केसेस में क्या हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, या मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में पत्थर को रस्सी से बांधता और इस तरह से घुमाता हूं? क्या आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं? जो पत्थर बंधा हुआ है रस्सी से, क्या मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं? नहीं। तो इसका मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस केस में तो कुछ नहीं होता, यहां पर लग रहा है, तो इसका मतलब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो जब इसको बैलेंस हम नहीं कर पाएंगे
तो हम ये नहीं बोल सकते कि जितने भी रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो किसके इक्वल होंगे, mv स्क्वायर बाई आर के, हम नहीं बोल सकते। क्या ये बात क्लियर है? तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। डी की बात करते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेस वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। अब आप देखो, अगर मान लो मैं यहां पर रिजल्टेंट निकालता हूं तो ये एन होता, यहां पर एम जी होता, और यहां पर ये एन किसके इक्वल है, एम जी कॉस थीटा के, यहां एन किसके इक्वल है, एम जी के। तो इसका मतलब देखो थीटा का रोल तो है भाई, थीटा का रोल है, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे ये वाली जो वैल्यू है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चेंज होती रहेगी। तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये आ गया, द रिजल्टेंट ऑफ द अदर फोर्सेस वेरीज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। जब थीटा में चेंज आ रहा है भैया, थीटा चेंज आ रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो एज वेल एज इन द डायरेक्शन। द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेस वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है? तो भैया थीटा की वजह से ऐसा हुआ कि इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आया और इसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। तो बी और डी ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी ऑप्शन हमारे करेक्ट नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिजिक्स के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप अपना डाउट मुझे भेजिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।